स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कोरोना वायरस के खिलाफ देश ने किया असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्यक्षमता का प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश के नाम संबोधन। कोरोना संकट से उबरकर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली दर से बढ़ने का जताया अनुमान। राष्ट्रपति ने देश की रक्षा और शांति में सेना और पुलिस का बताया अहम योगदान। 384 सशस्त्र बलों और 939 पुलिस कर्मियों के लिए वीरता पुरस्कारों का ऐलान। गणतंत्र दिवस समारोह में किया जाएगा सम्मानित। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण की 59 सीटों और पंजाब की सभी 117 सीटों की नामांकन आज से शुरू। पांच दिन बाद देश में आए कोविड-19 के 3 लाख से कम नए मामले। केंद्र सरकार की राज्यों को कोविड टीकाकरण और आरटी-पीसीआर टेस्ट बढ़ाने की सलाह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ स्थिति की समीक्षा। और यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका और नाटो देशों के बीच अहम बैठक। पूर्वीय यूरोप में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और रूस पर दबाव बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा। हाई अलर्ट पर रखे गए 8,500 अमेरिकी सैनिक। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मानवता का कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा है। विश्व की अर्थव्यवस्था पर आघात हुआ है। मुझे यह कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि हमने कोरोना वायरस के खिलाफ असाधारण दृढ़ संकल्प और कार्यक्षमता का प्रदर्शन किया। कोविड महामारी का प्रभाव अभी भी व्यापक स्तर पर बना हुआ है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने बचाव में तनिक भी ढील नहीं देनी चाहिए। हमने अब तक जो सावधानियां बरती हैं, उन्हें जारी रखना होगा। महामारी का प्रभाव अभी भी व्यापक स्तर पर बना हुआ है, अतः हमें सतर्क रहना चाहिए और अपने बचाव में तनिक भी ढील नहीं देनी चाहिए। हमने अब तक जो सावधानियां बरती हैं, उन्हें जारी रखना है। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना कोविड अनुरूप व्यवहार के अनिवार्य अंग रहे हैं। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों द्वारा बताई गई सावधानियों का पालन करना आज हर देशवासी का राष्ट्र धर्म बन गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भारत की दृढ़ता का यह प्रमाण है कि पिछले साल आर्थिक विकास में आई कमी के बाद इस वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रभावशाली दर से बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि हम व्यापक समावेश पर जोर देने के साथ साथ योग्यता को बढ़ावा देने में सक्षम हैं। रोजगार देने तथा अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में छोटे और मझोले उद्यमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे इनोवेटिव युवा उद्यमियों ने स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रभावी उपयोग करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 73वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य के लिए 384 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। इसमें 12 शौर्य चक्र, 29 परम सेवा विशिष्ट सेवा मेडल, 13 युद्ध सेवा मेडल, 122 विशिष्ट सेवा मेडल, 4 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 53 अति विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं।
गणतंत्र दिवस के दिन सम्मानित होने वाले सेना के 6 जवानों को शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 5 मरणोपरांत शामिल हैं। 17 मद्रास के नायब सूबेदार श्रीजीत एम को जुलाई 2021 में जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान के दौरान ऑपरेशन में एक आतंकवादी को मारने के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बल पर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले 4 राजपूताना राइफल्स के सूबेदार नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। देश की सुरक्षा में अदम्य साहस का प्रदर्शन कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें सेना, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और पुलिस के जवान और अधिकारी शामिल होते हैं। इस बार 939 पुलिस कर्मियों को उनके शौर्य के लिए गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 189 वीरों को पुलिस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। वहीं विशिष्ट सेवा के लिए 88 वीरों को राष्ट्रपति का पुलिस मेडल और 662 को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल दिया जाएगा। पुलिस मेडल पाने वाले 189 वीरों में से 134 कर्मियों को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। और आइए अब रुक करते हैं बुलेटिन में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात की। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को 16 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में होगा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ गठबंधन पर बात नहीं बनने के बाद जनता दल यूनाइटेड ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सुशील कश्यप को वाराणसी की रोहनिया सीट, मनोज वर्मा को अयोध्या की गोसाईगंज सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के नामांकन में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बीजेपी पिछली बार से अधिक सीटें जीतेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 27 जनवरी को पंजाब का दौरा करेंगे। पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब के दर्शन करेंगे और 117 उम्मीदवारों के साथ भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल का दौरा करेंगे। तो ये थी चुनावी खबरें। कुछ और अहम खबरों पर नजर। आज 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। निर्वाचन आयोग की ओर से दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा
कि चुनाव आयोग लगातार मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई तरह के कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना है। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनाव सुधारों को लेकर आयोग और सरकार के बीच बेहतर तालमेल है। उन्होंने चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिशों को लोकतंत्र को धूमिल करने की कोशिश करार दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता की शुरुआत और भारत में चुनाव के इतिहास पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। Several initiatives have been taken to increase the participation of women, persons with disabilities, and senior citizens, which are core of the election process. This has been our focus area and it has brought good results. The number of women voters during general elections 2019 और इलेक्शन कमीशन और हमारे विधि और न्याय मंत्रालय के बीच में जो तालमेल है, ये अच्छा तालमेल ऐसे ही बना के अगर हम रखेंगे तो हम बहुत जल्द जो भी रिफॉर्म्स लाना है वो हम ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चुनावी लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाने के लिए 75% मतदान सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने देश में एक साथ चुनावों पर आम सहमति बनाने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने मतदान बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने मतदाताओं से उम्मीदवारों के गुण दोष के आधार पर निर्णय कर मतदान करने की बात कही। उपराष्ट्रपति ने विश्वसनीय और प्रगतिशील संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों में कम मतदान प्रतिशत पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में इसे बदलना चाहिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नमो ऐप के जरिए संवाद किया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र, एक चुनाव और एक राष्ट्र, एक मतदाता सूची के मुद्दे पर देश में व्यापक चर्चा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव में जाने से विकास पर असर पड़ता है और हर चीज में राजनीति हावी हो जाती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना के अनुसार एक मजबूत और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये उन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। साथ ही उपराष्ट्रपति ने माता पिता और शिक्षकों से युवा पीढ़ी के मन में देशभक्ति की भावना पैदा करने की अपील की। When India became an independent country, there were many skeptics who thought India, with its linguistic and cultural diversities, would not sustain itself as a nation. India proved them all wrong. We proved them wrong because we are all, in spite of our cultural diversity, draw inspiration from a set of core values. और अब बात देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति की। देश में लगातार 5 दिनों तक 3 लाख से ऊपर रहने के बाद आज एक दिन में कोविड-19 के मामलों में कमी दर्ज की गई। 3 लाख से कम मामले सामने आए हैं। देश में 2,55,000 नए मामले सामने आए। देश में अभी तक 22,36,842 लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज चल रहा है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 5.62% है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 12,493 की कमी दर्ज की गई। देश में मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर जो है वो 93.15% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यों से कोविड टीकाकरण में कम कवरेज वाले जिलों में पौने टीकाकरण सुनिश्चित करने के साथ ही RT-PCR के माध्यम से कोविड परीक्षण में तेजी लाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री आज 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 की स्थिति
और राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण प्रगति और स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने राज्यों से ई-संजीवनी जैसे टेली परामर्श और होम आइसोलेशन से में बेहतर निगरानी पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह दी है। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना के सगोरिया गांव में एक लाभार्थी सम्मेलन में जल जीवन मिशन के तहत 880.57 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज आंध्र प्रदेश जेल में बंद बीजेपी नेता श्रीकांत रेड्डी से मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य की सरकार देशद्रोहियों की रक्षा कर रही है और देश के कानून की रक्षा करने वालों को गिरफ्तार कर रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने गणतंत्र दिवस के पहले पश्चिम त्रिपुरा जिले में स्थित त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के मुख्यालय और शिविरों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सैनिकों के कामकाज में सुधार के लिए सैनिकों के साथ बातचीत भी की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने नेशनल वोटर्स डे के मौके पर अधिकारियों को शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि देश के विकास में अग्रणी बनने और बेहतर समाज के निर्माण के लिए हम सबको साथ आना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में कहा कि कोरोना की सबसे ज्यादा मार दिल्ली वालों ने झेली है, फिर भी वो नहीं चाहते कि लोगों की आजीविका प्रभावित हो। ऐसे में कोविड प्रतिबंधों में जल्द से जल्द ढील दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में कोविड की वजह से स्कूलों के लगातार बंद किए जाने का विरोध अब शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिभावकों की अनुमति से स्कूलों को खोलने की अपील की है। महाराष्ट्र के सेलसुरा में देर रात एक हादसे में 7 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में बीजेपी विधायक विजय राहंगडाले का बेटा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने हादसे पर दुख जताते हुए जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के हॉटस्पॉट पर निगरानी के लिए एक स्पेशल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित किया है। परेड देखने के लिए आने वाले लोगों के लिए 6 एंट्री पॉइंट और 16 ब्रिज पर 30 फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए गए हैं। आतंकी हमले के अलर्ट के बाद एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस चौकस है तो वहीं दिल्ली पुलिस ने जगह जगह आतंकियों के पोस्टर लगा दिए हैं जिसमें आतंकियों की फोटो और नाम है। पुलिस ने लोगों से आतंकियों के बारे में जानकारी साझा करने की अपील की है। गणतंत्र दिवस के पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर नियंत्रण रेखा तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों में पुलिस कई जगहों पर नाके लगाकर वाहनों और संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर ग्रेनेड हमला हुआ है। आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों के एक दल पर ग्रेनेड फेंका जो सड़क किनारे फटा।
जिससे 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। उत्तराखंड में चकराता, मसूरी, धनौल्टी, औली सहित सभी ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे इलाके बर्फ की चादर से ढक गए हैं। बर्फबारी से यमुनोत्री हाईवे स्थित कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। अगले 5 दिन में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है, जिससे दिल्ली में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में कल भी घना कोहरा छाया रहेगा। तो ये थी राज्यों की खबरें और अब नजर कुछ और अहम खबरों पर। कोरोना के मद्देनजर संसद के बजट सत्र के दौरान खास व्यवस्था की गई है। 31 जनवरी और 1 फरवरी को छोड़कर 2 फरवरी से सुबह राज्यसभा और शाम 4 बजे से लोकसभा की कार्यवाही होगी। आगामी बजट सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही 31 जनवरी और 1 फरवरी को छोड़कर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद कामकाज के लिए उच्च सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे से होगी। वहीं 1 फरवरी को लोकसभा में आम बजट पेश किए जाने के 1 घंटे बाद राज्यसभा की बैठक शुरू होगी और इसी तरह लोकसभा की कार्यवाही 31 जनवरी और 1 फरवरी को छोड़कर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले सरकारी कोष से मुफ्त सेवाएं वितरित करने का या इसका वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर कार्रवाई से जुड़ी जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में मतदाताओं से अनुचित राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोक लुभावन कदम उठाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की अपील की गई है। साथ ही ऐसे करने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह जब्त करने या उनकी मान्यता रद्द करने का दिशा निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के बढ़ते आक्रमण को लेकर नाटो देशों के साथ बैठक की है। इसमें पूर्वी यूरोपीय हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। वर्चुअल बैठक में यूरोपीय आयोग, यूरोपीय परिषद, नाटो, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और ब्रिटेन के नेताओं ने हिस्सा लिया। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि बैठक में नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण को रोकने के लिए अपने संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की। यूक्रेन संकट को देखते हुए अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा कि 8,500 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। इन सैनिकों में कॉम्बैट टीम, हेल्थ वर्कर्स, इंटेलिजेंस और सर्विलांस टीमें शामिल हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और पश्चिमी देशों के बीच चल रहा तनाव उस वक्त और गहरा गया जब नाटो ने पूर्वी यूरोप में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों और युद्धक पोतों की तैनाती का ऐलान किया। रूस ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन की सीमा पर तकरीबन 1 लाख सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती कर रखी है। अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में तख्ता पलटकर सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। बुर्किना फासो के सरकारी टेलीविजन पर इसका ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले बुर्किना फासो के राष्ट्रपति रोचमार्क क्रिश्चियन काबोरे को बागी सैनिकों ने बंधक बना लिया था। नए सैन्य शासन ने कहा कि उसने बुर्किना फासो के संविधान और नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है। ये पिछले 18 महीनों में तीसरा पश्चिमी अफ्रीकी देश है जहां पे इस्लामी चरमपंथी हमलों से निपटने के सरकार के तौर तरीकों को लेकर सेना ने तख्ता पलट किया है। और अफ्रीका के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट के एक मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। ये भगदड़ उस समय नसीरी पॉल बिया ने कहा कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से अंतरिक्ष में भेजा गया अब तक का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब टेलीस्कोप
पृथ्वी से 1 मिलियन मील दूर अपने तय स्थान पर पहुंच गया है। नासा ने ट्वीट करके कहा कि पृथ्वी से लगभग 1 मिलियन मील की दूरी पर दूसरे लैग्रेंज पॉइंट की कक्षा में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को शुरू करने के लिए अपना बर्न सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष में नासा की आंख कहे जाने वाले हबल की जगह लेगा। स्पेस टेलीस्कोप जल्द ही ब्रह्मांड के रहस्य को उजागर करने के लिए काम करना शुरू करेगा, जिसमें ग्रहों से लेकर सितारों तक, नेबुला से लेकर आकाश गंगाओं और उससे आगे तक की सभी ब्रह्मांड का अवलोकन किया जाएगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष में 30 दिनों की यात्रा के बाद अपने अंतिम जगह पर पहुंचा है। नासा ने 25 दिसंबर फ्रेंच गुयाना में गुयाना स्पेस सेंटर से इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत के विकास दर 9% रहने का अनुमान जताया है। IMF के मुताबिक 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 9% रह सकती है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के प्रभाव को देखते हुए यह अनुमान जारी किया गया है। IMF ने पिछले साल अक्टूबर में भारत की GDP की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया था और अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर का पूर्वानुमान जो है वो 7.1% रखा है। भारत की विकास दर को लेकर IMF का अनुमान भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से कम है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में आने वाले सभी नागरिकों और अतिथियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क और थर्मल स्कैनिंग के कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में 16 पैदल दस्ते, 17 सैन्य बैंड और विभिन्न राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां हिस्सा लेंगी। परेड सुबह 10:30 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे खत्म होगी। विभिन्न राज्यों, विभागों और सशस्त्र बलों की 25 झांकियां इस बार के गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होंगी। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में सेना का प्रतिनिधित्व 1 घुड़सवार दल, 14 मशीनीकृत दल, 6 पैदल टुकड़ियां और हल्के हेलीकॉप्टरों के 1 फ्लाइंग पास्ट द्वारा किया जाएगा। सेना की मशीनीकृत दल में 1 PT-76 टैंक, 1 सेंचुरियन टैंक, 2 MBT अर्जुन MKI टैंक, 1 APC टोपस बख्तरबंद वाहक, 1 BMP, 1 पैदल सेना लड़ाकू वाहन दिखाई देंगे। परेड के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर माल्यार्पण करके देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं दिल्ली में 29 जनवरी को होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह की रिहर्सल के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।